नमस्कार। आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन, ये एक मुहिम है जिसके तहत इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो कोई कानून धर्म के हिसाब से क्यों हो, और संविधान के खिलाफ देश में शरिया कानूनों की जिद कहां तक जायज है। आज ये सवाल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रवैये से उठा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज सीधे सीधे लॉ कमीशन के बहाने धमकी दी और कहा कि ट्रिपल तलाक पर सरकार का विरोध बिल्कुल गलत है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर देश को तोड़ने की साजिश। तो क्या ये माना जाए कि कॉमन सिविल कोड से असल डर मुस्लिम कट्टरपंथियों को है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉमन सिविल कोड लागू होने से मुस्लिम मर्दों का वो कॉपीराइट छिन जाएगा जिसके सहारे अब तक मुस्लिम महिलाओं को समानता के अधिकार से वंचित रखा गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन के 16 सवालों का बायकॉट करने का ऐलान किया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पूछे गए, जबकि लॉ कमीशन ने यह पहल केंद्र सरकार के कहने पर शुरू की। तो क्या कॉमन सिविल कोड का विरोध सीधे सीधे देश के सिस्टम का विरोध नहीं है? जब देश में शरीयत के नाम पर मुस्लिम महिलाएं 70 साल से तलाक के अत्याचार से घुट रही हैं, जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 70 साल में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिला पाया, तो क्यों अब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भरोसे छोड़े जाएं? क्यों वो कानून लागू ना हो जो देश की हर महिला को समानता का अधिकार देते? सवाल आज ये भी है कि देश में कॉमन सिविल कोड का विरोध क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लागू होने से मुस्लिम आबादी में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहमियत खत्म हो जाएगी और शरिया कानूनों की बेड़ियां मुस्लिम महिलाओं को पहना पाना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश में कोई कानून धर्म के हिसाब से क्यों हो? हम सब लोगों की एक राय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं। एक्चुअली ये है कि धर्म को कानून से मिलाना नहीं चाहिए। धर्म एक अलग चीज़ होती है और कानून एक अलग चीज़ होती है। आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन, जब देश धर्मनिरपेक्ष तो कानून धर्म के आधार पर क्यों? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि 4 शादियां सामाजिक जरूरत है और महिलाओं के लिए अच्छी है, क्या सही नहीं है? जी, क्योंकि इस्लाम में है तो उन लोगों को सबको पता रहता है कि इस्लाम में क्या चीज़ है क्या गलत है, तो हम लोग उसी को फॉलो करना चाहते हैं। ये ट्रिपल तलाक की जो परंपरा है वो खत्म होनी चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों? अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ जो है हमारा वही ठीक है मेरे हिसाब से। आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन, आखिर शरिया की बेड़ियां मुस्लिम महिलाओं को कबूल कब तक? रोक देना चाहिए। नहीं, हाँ, विमेन के अगेंस्ट है ऑब्वियसली, तो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली एक फेयर चीज़ नहीं है ना लड़कियों के साथ, एक विमेन के साथ, तो इट शुड बी स्टॉप। हम अब तक जो इतने सालों से देखते चले आ रहे हैं, कोई इतना बदलाव नहीं आया ज़्यादा, तो क्या पता इससे नए कानून से थोड़ा सा बदलाव आए। इसलिए नहीं, धर्मों के हिसाब से कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग धर्मों के हिसाब से बढ़ चुके हैं। आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन, क्या सेक्युलर देश में शरिया कानून की जिद ठीक है? क्या आपको लगता है कि ये कट्टरपंथी जो है इसकी वजह से जो मौलाना होते मुल्ला होते ये अपने शरीयत के कानून के हिसाब से औरतों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं? हाँ, ये 4 शादी कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है कि 4 शादी होना चाहिए? हर मुस्लिम हिंदू हर धर्म वालों पे एक ही कानून बनना चाहिए क्या? हर धर्म नहीं, एक ही कानून बनना चाहिए। मतलब तुम्हारा ये मानना है कि हर धर्म पे एक ही कानून? हाँ, एक ही कानून होना चाहिए, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जात हो। आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन, शरिया कानून के नाम पर कब तक अंधेरे में रहेगा मुसलमान? क्या आपको लगता है कि मुल्लाओं ने शरीयत कानून को हथियार बनाया है औरतों पे अपना कंट्रोल रखने के लिए? The Muslim women are very much safe and protected in the Muslim personal law. There is no need for any reform in the laws. आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन, क्या शरिया कानून से मुसलमानों को कंट्रोल करना आसान होगा?
तो आज आपको बता दें हमारे साथ ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ फिरोज मीठी बोरवाला इस वक्त मुंबई से आ गए हैं, जो मुस्लिम अधिकारों के लिए काम करते हैं, भारत बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। नाइक शसन हमारे साथ हैं। आप इस मामले पर अक्सर उनको जी न्यूज़ पर पहले भी देखते रहे और कल से जो नई मुहिम शुरू हुई है उसमें वो लगातार इस कार्यक्रम का हिस्सा हमारे साथ बनी हुई है। मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर है। जुनैद हारिस हमारे साथ हैं, जो कि प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मौलाना मोहसिन तकवी हमारे साथ हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, दिल्ली की शिया जामा मस्जिद में इमाम हैं। और डॉक्टर लुबना सारवत हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंडोनेशिया की जकार्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक इकोनॉमिक्स में उन्होंने PhD किया है। इसके पहले भी कई दफ़े मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी बहस में आप उनको जी न्यूज़ पर देख चुके हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जुनैद साहब, आप पढ़ाते हैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आज जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप उससे कितने सहमत हैं? देखिए, मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर करना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को धर्मों का संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ डिफरेंट टाइप के बिलीफ्स, डिफरेंट टाइप के रिलीजियस प्रैक्टिसेस और डिफरेंट टाइप के रस्म रवाज पाए जाते हैं। मसला ये है कि जिस सेकुलर मुल्क में हम रहते हैं उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि हमारी आस्था को, हमारे रस्म रवाज को, इन सारी चीज़ों को आज़ादी हासिल है। मसला मुसलमानों का नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पर रहने वाले डिफरेंट टाइप के जो अक़ीदे हैं, डिफरेंट टाइप के जो रस्म रवाज हैं, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो ऐसी सूरत में उनका क्या होगा? क्या आप सब पर पाबंदी लगा करके एक लाइन से सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं? इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से मैं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये दरअसल जिसका जो धर्म है, जिसका जो अकीदा है और जिसका जो रस्म रवाज है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं कि अपने सिविल कोड के नाम पर हमें इंसानों को एक ऐसे रुख में डाल देना चाहिए जो बहरहाल न उनकी तबीयत के मुताबिक है, न उनके मिजाज के मुताबिक है, न उनके मजहब के मुताबिक है, न उनके रस्म रवाज के मुताबिक है। जी डॉक्टर लुबना, जिन मुल्कों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या वहाँ के लोगों को अपनी मर्जी से अपने धर्म को मानने की, उसका पालन करने की आज़ादी नहीं होती? हेलो जी डॉक्टर लुबना, आप ही से पूछ रहा हूँ। या प्लीज कैन यू प्लीज कम बैक। जी, मेरा सवाल यह है डॉक्टर लुबना कि जिन मुल्कों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ के लोगों को क्या अपना धर्म मानने की, उसका ढंग से पालन करने की आज़ादी नहीं होती? सरकार तय करती है वो अपना धर्म कैसे मानेंगे और कैसे पालन करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, कैसे नमाज पढ़ेंगे। नहीं, बात दरअसल ये है कि जहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात आई है उसके लिए बराबर का एक प्लेटफॉर्म भी होता है कि उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के लिए जो नेसेसरी सोशल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, दैट इज एक्चुअली वो है या नहीं इंडिया में या कोई कंट्री में, वो देखना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी सोशल साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि जब एक्सटर्नली सरकार कुछ डालना चाहती है तो तब उस बराबर की सोशल एटमॉस्फेयर उस जगह पे, उस मुल्क में होना है या नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। तो उसकी असेसमेंट पहले बहुत करना जरूरी है। और ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, इफ यू लुक एट द क्वेश्चनेयर, अभी क्वेश्चनेयर के बारे में भी एक टिप्पणी देंगे मैं। तो क्वेश्चनेयर में अगर 16 क्वेश्चंस को आप देखें ना, तो उसमें आप देखेंगे कि वो बहुत सारे चीज़ों को छोड़ चुकी है जो इंडिया में प्रेवलेंट है अभी। फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस की बात हो रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिविल लॉ, तो उसको अपन कैसे टैकल करेंगे। डाउरी की बात छोड़ चुकी है क्योंकि इस्लाम में मेहर देना पड़ता है और हिंदूज में तो डाउरी देते हैं और डाउरी इज इलीगल। तो इस्लाम में जो मेहर बच्ची को मिलता है, ब्राइड को, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे।
प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे हैंडल करेंगे, इंटरकास्ट मैरिजेस। और ये एक खास बात है क्वेश्चनियर की, ये अपील में जस्टिस चौहान ने क्लियर मेंशन किए हैं कि दिस इज टू एड्रेस द सोशल इंजस्टिस। तो सोशल इंजस्टिस जो वुमेन के ऊपर हो रहा है उसके खास वजहत ये है अल्कोहलिज्म और प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो ये इतनी प्रेवलेंट है कि 40,000 करोड़ की प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री है इंडिया में। तो इन सभी चीजों को एड्रेस करते हुए तब हम सोशल इंजस्टिस को अंडू करने की बात कर सकते हैं। तो ऑल दीज हैव टू बी टुगेदर। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बहुत बड़ी गलती यहाँ पर क्या हो रही है कि वो लोग आउट एंड आउट पूरी डिस्कशन को निकाल रहे हैं। आई मीन वो लोग म्यूचुअल एक शूरा में बैठना चाहिए, एक म्यूचुअल पार्टिसिपेटिव कंसल्टेशन पूरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को लेना चाहिए, उनसे कंसल्टेशन करना चाहिए कि हमारे जो कुरान में जो मेडिकली साउंड और ह्यूमन राइट्स के फेवर में जो बहुत कुछ कुरान में है उसको हम क्या पेश कर सकते हैं पूरी इंडिया के लिए। क्या इंडिया के पूरे हिंदू मर्द महर देने के लिए तैयार होंगे शादी के टाइम पे? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि अपन बहुत हेल्दी डिस्कशन हो सकता है। लेकिन इधर इंडियन गवर्नमेंट भी कंसल्टेशन नहीं करे बगैर एफिडेविट सबमिट कर दी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी वैसे कर रही है। ठीक है नाइस सेशन। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, 22 ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने 3 तलाक पे पाबंदी लगा दी, वहां इस्लाम खतरे में आ गया क्या? और अगर वहां नहीं आया तो फिर ये कहना कहां तक जायज है कि कॉमन सिविल कोड आया तो ये शरिया कानून में दखल होगा? नाइस सेशन, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं पड़ा। मैं आप ही से मैं इसमें सॉरी मैं दो बातें कहूँगी। एक तो जो निजी कानूनों में बदलाव की एक प्रक्रिया चल रही है और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, दोनों ही बातों का मैं समर्थन करती हूँ। और इसलिए समर्थन करती हूँ कि ये इंसाफ से जुड़ा मुद्दा है, इसके केंद्र में औरत रही है, औरत ने नाइंसाफ़ी झेली है, इसलिए ये बहस सामने आई है। और ज़रूरत ये, जैसे तमाम आपने कहा 22-25 मुल्कों में ये बदलाव हुआ है, तो उन्होंने समय के साथ बदला। पहले वहाँ भी ऐसा नहीं था, 3 तलाक बहुत जगह था। और देखिए अभी मोरक्को ने 2005 में 3 तलाक को बैन किया है। तो इसका मतलब ये है कि बदलाव मुमकिन है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब एक तरफ निजी कानून जो है उनको हम ये नहीं कह रहे हैं कि शरीयत के कानून को ख़त्म करो, लेकिन शरीयत के कानून के नाम पे जो नाइंसाफ़ी है उसे हमें ज़रूर ख़त्म करना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा असर मुसलमान औरतों पे हो रहा है। और ऑन दी होल जब यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो उस पर मेरी अपील है मुसलमानों से कि उस पर रिएक्शनरी मत होइए। तुरंत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, आपको रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई दस्तावेज, कोई मसविदा आता है तो वो सिर्फ मुसलमान पे लागू नहीं है, वो सिख पे भी है, ईसाई पे भी है, हिंदू पे भी है, दलित पे भी है। वो सारी औरतें इससे प्रभावित हैं। तो आने दीजिए, अगर उसमें कोई ऐसी बात होगी जो मुसलमानों के मानवाधिकार का हनन कर रही होगी तो उस पे जरूर बात होनी चाहिए। इस देश में मुसलमानों को भी बराबर का हक है। लेकिन इतना ओवर रिएक्शन मुझे लगता है जल्दबाजी है और पर्सनल लॉ बोर्ड को किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं थी। और अच्छा हो कि आने दीजिए, तमाम रस्में रिवाज हैं वो सारा कंट्रडिक्शन होगा और हम ही क्यों सारा अपने शोल्डर पे ले लें कि हम ही इसके वो है कि विरोध करो। आने दीजिए, तमाम हिंदू सिख लोग उस ड्राफ्टिंग में शामिल होंगे, ओपन फ्लोर पे आएगी बात। तो मैं इसका स्वागत करती हूँ। ठीक है मोहसिन तकवी साहब, आपको लगता है ओपन हार्टेड तरीके से देखना मैं आता हूँ वापस आपके पास। मोहसिन तकवी साहब, आपको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जल्दी कर दी विरोध करने में, खड़े होने में कि भाई नहीं पढ़ेंगे, कोई सवाल का जवाब नहीं देगा, मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आपको लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, समझना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था? बाकी धर्म के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस पर? देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार इस तरह की कोशिश नहीं हो रही है। इस तरह की बातें जो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है इससे पहले भी होती रही है और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो एक दल विशेष की तरफ से होती रही है कि मुसलमान उस दल के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि वो उनके हित में या उनके लिए जो है वो कोई भलाई की और अच्छाई की बात करेगा। लिहाजा एक पहले से जो है वो एक, आप पार्टी का नाम लेने में घबरा क्यों रहे हैं? आप नाम लेके बोलिए ना।
आप नाम लें, किस दल से आपको चिंता है? बीजेपी से? नहीं, बहरहाल जी, अब मसलन दल मतलब आप वही, ये कह रहे हैं अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा कांग्रेस लेके आई होती तो शायद मुसलमान तैयार हो जाते, लेकिन बीजेपी लाई है इसलिए तैयार नहीं होंगे ना। तैयार, देखिए तैयार तो उस वक्त भी ना होते, लेकिन इस वक्त जो है मसलन जैसा कि आपने कहा कि बहुत जल्द रिएक्शन दिया, तो शायद बहुत जल्द रिएक्शन उस समय ना आता। देखिए बहरहाल, देखिए मुसलमानों के कुछ धार्मिक रस्म रिवाज ऐसे हैं कि जिन्हें वो धर्म छोड़ दें तभी जो है वो उन्हें त्याग सकते हैं, वरना जो है वो यानी उनकी पाबंदी जो है उनके लिए जरूरी है। मसलन आप मुझे 5 ऐसे नुकसान गिना सकते हैं सर देश के अंदर रहते हैं जो ट्रिपल तलाक को अगर बैन कर दिया तो मुसलमानों को होंगे या इस्लाम को होंगे? 4 नुकसान, 5 नुकसान ऐसे गिना सकते हैं? देखिए ट्रिपल तलाक, देखिए हाँ, ट्रिपल तलाक की बात मैं बताऊं कि मैं ट्रिपल तलाक तो हमारे यहाँ तो है नहीं ट्रिपल तलाक। अच्छा, कुछ यानी दूसरे इस्लामी फिरकों में भी ट्रिपल तलाक नहीं है। ट्रिपल तलाक की वजह से तलाक ही को जो है नहीं इस्लाम। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं सर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ छोटा सा शिया धर्म में नहीं है। एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। शिया उस, हाँ मैं यही कह रहा था। हाँ, छोटा सा करेक्शन ये है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश का दर्शक जो आपको टीवी पे देख रहा है वो शिया या सुन्नी जान के नहीं देख पा रहा होगा, वो आपको एक मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पे देख रहा है और इस्लाम के स्कॉलर के तौर पे देख रहा है। हाँ जी 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 जी, मैं वही बात कहने जा रहा था कि देखिए ऐसा है कि तलाक इस्लामी शिक्षा में कोई अच्छी चीज नहीं है, यानी जायज चीजों में कहा गया है कि सबसे बुरी चीज तलाक है, और रहा ये ट्रिपल तलाक, ये तलाक की सबसे बुरी सूरत है, सबसे बुरी फॉर्म है। यानी इस्लाम इसको यानी फैलाता नहीं है और इसके लिए जो है उकसाता नहीं है लोगों को, लेकिन अगर कोई ये गलती कर दे तो धर्म के एतबार से जो है वो उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ता है। लिहाजा ये मुस्लिम बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड जो आगे आया है, इसे खुद कोशिश करनी चाहिए थी कि मुसलमानों को ये जागरूक करता कि वो इस तरह की तलाक न दे। ठीक है, और इस तरह की तलाक जो है समाज से हमारे खत्म हो। सर बात तो यही है ना, फिरोज मिठीपुर वाला, अगर वो जागरूक कर रहा होता, अगर वो महिलाओं को उनके अधिकार दिला रहा होता तो महिलाएं अदालत ना जाती। महिलाएं अदालत गई, इसलिए ये बहस यहां तक पहुंची और इसीलिए आज ये सवाल खड़ा हुआ कि क्यों ना ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा को कानूनी तौर पे खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातों से कहीं आपको ऐसा लगता है कि उसकी चिंता में औरतें भी शामिल हैं या वो सिर्फ मर्दों का पर्सनल लॉ बोर्ड है? ये बेशक मर्दों का ही पर्सनल लॉ बोर्ड है। 15 दिन पहले जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत बेहुदा किस्म का जो सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जारी किया है, जो उन्होंने सबमिट किया था, जहाँ उन्होंने कहा था कि औरतों को अक्ल कम है, औरतों को ताकत कम है, औरतों का, तो जिस तरीके से उन्होंने औरतों के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके बात की है, वो क्लियर कट बात समझ में आती है कि इनको औरतों के लिए कोई ना रिस्पेक्ट है, ना उनके लिए, उनके न्याय के लिए उनको कोई कदर है। एक वो बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है कि भारत का संविधान उनको धर्म का अधिकार देता, वो देता है, मगर भारत का संविधान आपको शोषण और डिस्क्रिमिनेशन करने अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 14, 15, 21 जो हमारा है और आर्टिकल 25 जो है वो क्लियर बोलता है, आर्टिकल 14, 15, 21, राइट ऑफ इक्वालिटी फॉर एवरी सिटीजन, हर चाहे वो पुरुष हो या मर्द हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, कोई भी जाति का इंसान हो, वो सबको समान अधिकार मिलेंगे। वो भारत का संविधान उनको प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 21 बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो जहां जहां धर्म के कानून डिस्क्रिमिनेट करेंगे वहां भारत का संविधान को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को रोल प्ले करना पड़ेगा। और जो 70 साल से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिफॉर्म नहीं किया है, ना वो कभी करेगा, फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट वो रिफॉर्म लाएगी। और आज ये समझ ले, ये सब मौलाना पलटन, ये जो मौलाना है हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वाले, कि आज ये रिफॉर्म की जो मूवमेंट चल रही है वो भारत की मुस्लिम महिलाएं चला रही है। ये मौलाना भी इसको नहीं चला पाएंगे। और भारत का जो मुस्लिम नौजवान है वो इस भारत के मुस्लिम महिलाओं के साथ है। तो ट्रिपल तलाक पे पाबंदी 20 कंट्रीज में बैन है, वहां कोई कम मुसलमान है इस देश के मुसलमान से। ट्रिपल तलाक पे बैन है, पॉलीगैमी पे कंट्रोल्स है, कई तो बैन है, वो कोई कम मुसलमान नहीं है। हलाला जैसी प्रैक्टिस पे पूरी की पूरी पाबंदी आनी चाहिए, क्योंकि 70 सालों से ये लोग ने कोई रिफॉर्म की बात नहीं की है। आज जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। और आज और एक बात बोल दूं आपको कि बेसिकली जो हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट है वो ऑलरेडी वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही तरीका है।
जहां जहां हिंदू और हिंदू या हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी लोग अपनी जाके सिविल मैरिज फाइल करना चाहिए वो बाद में सिविल लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। क्रिमिनल कानून बाकी के सब कानून एक ही है। और ये भी बात समझ लीजिए, ताहिर महमूद साहब ने जो बहुत बड़े जूरिस्ट है उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब नहीं है कि कोई एक धर्म का कानून पूरे भारत पे लादा जाएगा। ना यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह कि कल 7 फेरे रोके जाएंगे, चर्च में शादी रोकी जाएगी, आपके निकाह रोके जाएंगे, उसका मतलब होता नहीं है। हमारा बोलना है कि जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना चाहता है वो ड्राफ्ट सामने लाइए, बात कीजिए। अभी लॉ मिनिस्ट्री, क्योंकि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हमारा, लॉ मिनिस्ट्री ने उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है सरकार को कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो तुम लोग करो, किधर है तुम्हारा दस्तावेज? आज तक बीजेपी ने वो दस्तावेज नहीं दिया। इसलिए लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से एक डॉक्यूमेंट अभी सामने आया है, उस पर बात कीजिए। मुस्लिम महिला तो डर नहीं रही, तो मुल्ला लोग काय को डर रहे? सर, और बात क्लियर है कि आज जैसे आपने एक बात कही कि आज 3 मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में गई है, आज ये डिबेट छिड़ चुकी है और ये देश में ये ट्रिपल तलाक बैन होके रहेगा। अब ये मौलाना लोग इसमें रोक नहीं पाएंगे। ये रिग्रेसिव एंटी वुमेन पूरी ये फौज है। सर, आप कह रहे हैं कि ड्राफ्ट नहीं आया। लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट बनाने से पहले अपना होमवर्क करने के लिए देश की जनता से राय मांगी और उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि ये लॉ कमीशन सरकार की तरह अवैध काम कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि जिस सरकार से देश की सरहद नहीं संभल रही, वो देश के अंदर एक नई जंग छेड़ देना चाहता है। ये किस तरह का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो अपने आप को संविधान और सरकार से ऊपर समझता है, इस देश की संसद से ऊपर समझता है? और दूसरी बड़ी बात, खतरा इस्लाम पर आ जाता है या फिर कुछ कट्टरपंथी मर्दों की जो अपनी कॉपीराइट है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, उस पर खतरा आता है। इसलिए ये सारी लड़ाई इस तरीके से रंग दी जा रही है। मौलाना मोहसिन तकवी हमारे साथ हैं, जुनैद हारिस साहब हमारे साथ हैं, लुबना सरवत हैं, नाइश हसन हैं, फिरोज मिठी बोरवाला हैं, जिनसे हम इस मसले पर बात कर रहे हैं। मोहसिन तकवी साहब, ब्रेक के पहले मैंने सवाल छोड़ा था कि आपसे पूछेंगे। सर, सवाल ये है कि भाई खतरा इस्लाम पर आएगा कि खतरा मुस्लिम मर्दों की दादागिरी पर आएगा, इसलिए ट्रिपल तलाक का विरोध हो रहा है? ना, देखिए ऐसा नहीं है। ये हम भी चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक ना हो, और जहां ट्रिपल तलाक जिन लोगों के यहाँ जायज़ है वो भी यही चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक ना हो। लेकिन ट्रिपल तलाक को कानून के जरिए से अगर बैन किया जाएगा तो इसमें बहुत बड़ा मसला जो है वो उन लोगों के लिए आएगा कि मसलन कोर्ट कहेगा कि ये तलाक नहीं हुई और शरीयत कह रही है कि ये तलाक हुई, तो बहरहाल एक ऐसी दुविधा जो है वो लोगों के लिए पैदा होगी। इस चीज़ को जो है वो कोर्ट से नहीं, लॉ बनाकर नहीं, कानून बनाकर नहीं, बल्कि समाजी तौर के ऊपर जो है वो इसके खिलाफ जो है वो एक फिजा बनाकर इससे लड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सही तरीका होगा। जुनैद हारिस साहब, इसे कोई नहीं चाहता, देखिए जिनके यहाँ जायज़ है वो भी नहीं। जुनैद हारिस साहब, फिजा बनती तो अब तक बनना गई होती 70 साल में। शाहबानों के साथ जो हुआ तब से लेकर आज तक मुसलमान औरतें अदालत क्यों जा रही हैं? इसीलिए जा रही ना कि फिजा नहीं बनी और अपने घर में वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई, तभी अदालतों में जाना पड़ा। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को माना जाए या यूनिफॉर्म सिविल कोड को माना जाए, अदालत में जाने का रास्ता तो हर हाल में खुला रहेगा कि जो चाहे पर्सनल लॉ को माने और जो चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो चाहे अदालत को माने डायरेक्ट। मैं एक, आपने जो सवाल किया था मैं उस पर आ रहा हूं। रोज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बहुत से लोगों को तो मैं समझता हूं क्लियर ही नहीं कि 3 तलाक है क्या। आप जानते हैं क्या है? आप ही बता दें सर। हाँ, ये एक बड़ा अहम मुद्दा है। मैं आपको ये बता दूं कि 2 बातें बड़ी अजीब सी आई शरिया के हवाले से। एक तो ये कहा गया कि ये अंधकार, और दूसरी चीज है कि औरतों के हाथ में बड़ी। मैं पहली बात तो ये बता दूं कि पूरी दुनिया के लिए रहमत है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और इवन औरतों के लिए भी यही रहमत है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि 3 तलाक शरिया के अंदर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि 3 तलाक दिया जाए। एक चीज पहले बात तो आप क्लियर कर लीजिए, शरीयत इस बात को पसंद नहीं करती है कि 3 तलाक दिया जाए। सर, तो फिर 3 तलाक अगर मजबूरी है, अगर देना ही मजबूरी हो, खत्म करो ना फिर। अब यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या है। हाँ, तो पूरी बात तो सुने आप पहले। 3 तलाक एक मजलिस में, एक ही वक्त में, एक ही समय में बैठ करके 3 तलाक,
मैं अब इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, कहीं फेवर नहीं किया गया है, हम लोग ये सब बल्कि जो कहानियां लोग जानते हैं, कहते हैं कि हो जाएगा वो भी फेवर नहीं करते। हम लोग ये सब जानते हैं। मौलाना साहब जी, मौलाना साहब, हम लोग ये सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं रियली। अरे भैया बोलने देंगे आप? ये दलीलें हम लोग अभी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को पता है मौलाना साहब, आपको समझाने की जरूरत नहीं है अभी। हम लोग ये सब बातें जानते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी इसको खत्म करो। ये पहली बार ये नहीं आया है, चेन्नई हाईकोर्ट ने भी इसको बैन किया है, ऑलरेडी इनवैलिड है। और अभी तो आप लोग के बस की बात नहीं, ये बैन होकर रहेगा, ये बैन होकर रहेगा। आप समझ लीजिए, सी द राइटिंग ऑन द वॉल, द ट्रिपल तलाक इज गोइंग टू बी बैन्ड इन दिस कंट्री। राइट। There is a constitution that provides equality and justice. ये अभी मौलाना लोग की बस की बात नहीं है। आप लोग का रिग्रेसिव जो पूरा इंटरप्रिटेशन है शरिया कुरान का, अभी दुनिया के मुसलमान बहुत आगे बढ़ रहे हैं, भारत के मौलाना बहुत पिछड़े हैं। आप लोग का 500 साल पुराना दिमाग है। प्रॉब्लम ये है, आप लोग को कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। 20 देशों में ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है। आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे? कोई 100 के तलाक दे रहा है, कोई दारू पी के तलाक दे रहा है, और आप इस्लाम की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। अभी इतना वक्त निकल गया भाई साहब। राइट। अरे भाई सरदाना साहब, औरतें सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। आप लोग ने उनको, आप लोग ने ये सिचुएशन क्रिएट किया है जिसके कारण ये सब हो रहा है। फिरोज जी, उनकी बात सुन लेंगे अब आप? अरे बहुत सुन ली भाई आप लोग की बात। आप हमारी बात सुनिए अभी। मौलाना साहब, आपको ऐसे बातें पता है? आप अभी कम्युनिटी की आवाज सुनिए, मुस्लिम औरतों की बातें सुनिए। अभी आप समझ लीजिए इस बात को। वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस डे इन एंड डे आउट, जो आप लोग समझाते रहते, गोल गोल घुमा देते। रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड। रिफॉर्म हो चुका है। ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म होने से, कोई मुसलमान बनने से कोई इस्लाम खतरे में नहीं है। आप लोग खतरे में है। इस्लाम ने मुसलमान को खतरे में नहीं है। ठीक फिरोज मिठीपुर वाला, थोड़ा सा रुके। जुनैद हारिस को सुन ले एक बार, क्या कह रहे हैं वो? अग्री बोले जुनैद जी। रोहित जी, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि इस्लाम ने, कुरान ने जो तलाक अगर मजबूरी हो जाए तो देने का जो तरीका बताया है, वो यही बताया है कि एक तलाक दिया जाए और छोड़ दिया जाए, ज्यादा से 2 तलाक दी जाए, छोड़ दी जाए। अगर एक मजलिस में, और एक मजलिस में नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके लिए 3 तलाक के लिए 3 महीने का होना जरूरी है। एक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए। मसला ये है सिर्फ कि अगर एक मजलिस में एक जगह बैठ करके अगर किसी, हम लोग को पता है भाई। अरे उसी लिए बैठे हैं, ये सबको पता है कि अगर रिकंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन है तो वही तरीकों को करो। 3 महीने वाला तरीका हम लोग बोल कर रहे हैं। वो तो कुरान में है ही, वो तो हम कह ही रहे हैं कि रिकंसिलिएशन के लिए प्रॉब्लम नहीं है, कुरान में है वो। लेकिन जो वन सिटिंग में तलाक हो रहा है और एसएमएस के तरीकों से तलाक और इसको आप बार-बार क्यों ला रहे हैं? एग्जैक्टली। अरे भैया पूरी बात तो सुन लो, क्या प्रॉब्लम है पूरी बात सुनने में? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक मजलिस में, मैं खुद भी यहाँ पर बैठ करके इस बात को, अरे मालूम है सबको भाई। अरे भाई इन जाहिलों से कैसे बात होगी? वन सिटिंग में 3 तलाक के बारे में सारी बहसें, सर वक्त जाया ना करें, बच्चे बैठे इसी पे आ जाएंगे। हम लोग को पता है सब बातें। मैं खुद कह रहा हूँ, हाँ ऐसा है रोहित जी, मैं खुद भी कह रहा हूँ, ये नादान लोग ये समझ नहीं, मैं खुद भी यहाँ बैठ कर कह रहा हूँ कि एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही मानना चाहिए। मैं भी यही बात कह रहा हूँ। ये पता नहीं सुनने से क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। मैं भी यही बात कह रहा हूँ भाई। सर वही एक मजलिस की 3 तलाक को एक मानना चाहिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करो। और आगे की बात सुनो, और आगे की बात सुनो। जब राजी हो रहे हैं हम लोग वही बोल रहे हैं। और आगे की बात सुनो। अभी बोलिए आगे, बोलिए आगे जी। यही बात तो मैं ये कह रहा हूं कि जिनके यहाँ एक मजलिस की 3 तलाक है, जो सही मानते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक भी दे दी जाए, वो भी कहते हैं ये गलत तरीका है, हराम है। सिर्फ वो कहते हैं कि मान ली जाएगी। हराम होने के बावजूद हम भी कहते हैं कि इसके अंदर हम लोग आपस में, वो अभी हम लोग मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी मंजूर करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। परिस्थिति में क्या वो अभी मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है। यही
नहीं बताइए कौन सी परिस्थिति, बताइए कौन सी परिस्थिति आप मैं मंजूरी नहीं जो मर्दों पे लागू होती है, औरतों पे नहीं लागू होती है, परिस्थिति बताइए। एक चीज है ना, एक चीज है। नहीं आप परिस्थिति बताइए ना, आप परिस्थिति बताइए जिसमें मर्द को आजादी है और औरतों को आजादी नहीं है ट्रिपल तलाक देने की। ठीक बात बताइए जुनैद हारिस साहब। नहीं बताइए परिस्थितियां बताइए। ठीक जुनैद हारिस साहब बताइए ऐसी परिस्थिति कौन सी है, ये किसने कहा? बताइए फिरोज सुनिएगा उनकी बात को, परिस्थिति बताइए। मैं बात बता रहा हूं आपको। हाँ सर सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये बात आप भूल जाइए कि सिर्फ मर्दों को यह हक हासिल है, औरतों को नहीं है। जिस तरह मर्दों को हक हासिल है उससे ज्यादा बड़े अंदाज से ज्यादा बताइए जो किताब में लिखा है, जो पढ़ाते हैं वो बताइए, जो प्रैक्टिकली होता है। जुनैद साहब वो बताइए जो प्रैक्टिकली होता है। अगर आप नहीं बता सकते तो नाई सेशन से पूछिए, वो बताती है प्रैक्टिकली क्या होता है औरतों के साथ। आप कह रहे हैं औरतों को ज्यादा हक हासिल है, औरतों को ज्यादा हक होता तो लड़ाई लड़ रही होती क्या इतने वर्षों से? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक बात कहना नाई सेशन बोलिएगा, बोलिए नाई सेशन। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, बोलिए जी रोहित जी। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मतलब बदमज़गी ना पैदा करें, ये बहस ठीक चल रही है। 3 तलाक अगर मर्द के लिए गलत है, औरत के लिए भी गलत है। किसी औरत को ये हक वक हासिल नहीं है। अगर औरत की तरफ से भी ये बात आती कि हम तलाक 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 कह रहे हैं, उसका भी हम विरोध करते, क्योंकि कुरान ने ये बात का जिक्र कहीं किया ही नहीं है 3 तलाक का, है ना। अब दूसरी बात आती है सर, जब ये हम इस बहस में जा ही नहीं रहे हैं कि एक बार में उसने कहा कि 3 रिकंसिलिएशन आर्बिट्रेशन कुरान में है सर, और वो बात अगर हम मानते तो आज हम बहस में ही ना बैठते। अब दूसरी बात, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है सर, तो एक बात इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए हम बाल विवाह को रोकते हैं, हम 3 तलाक को रोकते हैं, हम 4 शादी को रोकते हैं, हम औरत को घर से इमीडिएट निकाल दिया जाने को रोकते हैं, तो इस बहस में गलती क्या है? मुझे लगता है कि ये इनसिक्योरिटी ना आए और खुले दिल से ये बात हो, लेकिन बात हमेशा सर यही रुक जाती है कि मैं बताता हूँ कि ये है एहसन है, ये हसन है। मैं समझती हूँ हमें इस बहस से सर आगे बढ़ना है, क्योंकि सारी लड़ाई जो इंस्टेंट 3 तलाक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ महिला आंदोलन की, मैं सिपाही हूँ महिलाओं के हक की, और मैंने देखा गोद में बच्चा लिया और बच्चे ने पॉटी कर दी, आदमी तलाक 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 बोल के बस पे चढ़ के चला गया। मैंने देखा कि औरत ने खाना नहीं बनाया, उसका आदमी वहीं उसी वक्त भूखा था और तलाक बोल के चला गया। ये मैंने आंख देखी और मैं इस केस के लिए लड़ी हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ सर, ये किताबों के दुनिया के बाहर जो एक समाज में जो चल रहा है उसको अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, तो हमारे साथ नाइंसाफी की बात है ना सर। अगर कुरान हमें इंसाफ की बात कह रहा है, मजहब मानिए, लेकिन नाइंसाफी को मजहब का जामा नहीं पहनाया जा सकता सर। इसलिए इससे आगे बढ़ के बात करिए और कहिए। एग्जैक्टली वेरी गुड। देखिए ये बात जो आप कह रही हैं यही बात मैं भी कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने जिस परिस्थिति का जिक्र किया है, उस परिस्थिति में जिस तरह से तलाक दी जाती है वो औरत पर जुल्म है, और ये इस्लाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही नहीं है कि इस तरह से औरत पर जुल्म किया जाए। लेकिन ये बात मैं भी कह रहा हूँ, ये किसने कहा आपसे कि इस तरह से औरत को खाना नहीं बना सर? आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे भी तलाक दिया जाता है। मौलाना मोहसिन तकवी, अब मुझे ये बताइए कि बहुत से लोगों का ये भी तर्क है, हम पिछले काफी समय से इस पर बहस कर रहे हैं, और कई ऐसे लोग आए जिन्होंने ये कहा कि बहुत सारे मौलवी तो इसलिए मना करते हैं ट्रिपल तलाक बैन करने से कि खुला और हलाला जैसी प्रथाएं ना बंद हो जाए, जो वो चाहते हैं चलती रहे। अरे हलाला तो बहुत खतरनाक होता है। देखिए ये बहुत ही बेइंसाफी है। फिरोज एक बार मोहसिन साहब को सुन लीजिए। फिरोज देखिए ये मोहसिन जी को सुन ले। बोलिए मोहसिन जी। ये बहुत बड़ी बेइंसाफी की जा रही है। देखिए बहुत बड़ी बेइंसाफी है कि इस तरह से उलमा के ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि वो हलाला जो है वो अपने फायदे के लिए जो है वो करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल नहीं अच्छा, है। तो इसमें औरत का क्या फायदा है? ये हलाला की सूरत हाल बहुत ही बहुत दर्दनाक है और बहुत अच्छी प्रूफ के साथ दर्दनाक है, अच्छी नहीं है। सर मैं भी प्रूफ दे सकती हूँ। प्रूफ क्या मतलब? यानी एक औरत का 5 प्रूफ के साथ देंगे आपको। नहीं देखिए हलाला रेप है, मेरे पास प्रूफ है। देखिए हलाला की प्रक्रिया सही नहीं है, कोई भी इसे सही नहीं समझता है। और इस नहीं देखिए अब बंद करो फिर,
सब इस कुछ तरह से सही नहीं है तो बंद करो। लड़ाई तो हो सकती है, बात नहीं क्यों हो ये सकती। सब तमाशा कर रहे हो आप लोग? फिरोज ट्रिपल तलाक सही नहीं है तो कभी अग्री बंद करो, हलाला सही नहीं बंद करो। और हम लोग क्या बोल रहे हैं आपको? फिरोज जी उनकी बात हम लोग को समझाइए ना, हमको ये सब बातें पता है। उनकी बात अरे कितना देखिए, आप बात समझने के लिए तैयार नहीं हो निकल गए लोग के अच्छा चक्करों में। फिरोज जी मैं आपका सवाल पूछ रहा हूँ ना। अरे हम लोग आपसे ज्यादा समझते हैं भाई, मौलाना आप लोग ज्यादा समझते हैं। मौलाना साहब मेरा सवाल ये है, जो वो बात उठा रहे हैं वो गुस्से में पूछ रहे हैं, मैं आराम से पूछ लेता हूँ। आप कह रहे हैं ट्रिपल तलाक गलत है, हम विरोध करते हैं। आप कह रहे हैं हलाला गलत है, हम विरोध करते हैं। लीगली अगर इस पे बैन हो जाता है उसका भी विरोध करते हैं, क्यों? ना देखिए, लीगली बैन होने में मसला वही है कि कुछ लोग जो इसे अपना एक धार्मिक अधिकार समझते हैं, वो यानी जब धर्म की ओर देखेंगे तो ये समझेंगे कि ये तलाक हो गई, बताता है इसे, और कोर्ट ये कहेगा कि तलाक नहीं हुई। नहीं, देखिए अब बहुत सौ की परिभाषा में वो जो है वो ये जायज बताता है। वो मुसलमान बहुत सुकून से रहे। भारत का उलेमा का प्रॉब्लम है, ये आपकी सीधी की सीधी बातें बोले। देखिए, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है रोहित, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरा जो है वो अपनी जगह के ऊपर वो इसके खिलाफ समझता है। ये किसी के ऊपर अपनी बात जो है वो लादी नहीं जा सकती। इसलिए इस देश का संविधान और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, आप लोग नहीं तय करोगे। सुप्रीम कोर्ट इस देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, हमारा संविधान तय करेगा कि कौन सा कानून सही है और कौन सा गलत है, जो न्याय इंसाफ देगा। क्या ऑपरेशन होगा? धर्म का अधिकार है, धर्म के नाम पे ये सब बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है। ठीक, फिरोज समय जा रहा है, करने का अधिकार नहीं है, फिरोज हलाला करने का अधिकार नहीं है, बलात्कार करने का अधिकार नहीं है आपको। ठीक, समझ लीजिए आप। फिरोज जी समय जा रहा है जी, जो बातें आप कह रहे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए शायद लॉ कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद कदम आगे बढ़ाया। लुबना सरवत, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं। ऐसी बन जाए तो ऐसा होता है। ठीक, लुबना सरवत लास्ट कमेंट आपसे। जी हाँ एक शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। ये कुछ इम्पोर्टेंट बात हम कुछ आगे लेके जाइए। ये जो बात है ना कि कुरान में नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं। अभी जो हमारे सामने क्या पेश है, यहाँ पर लॉ कमीशन की क्वेश्चन हमारे सामने पेश है, सुप्रीम कोर्ट है और ये पूरी इंडिया है अभी। तो उसके उस नजरिए से हम बात करें तो क्वेश्चन में क्वेश्चन 3 पे आप गौर करेंगे तो क्वेश्चन 3 पे एक खुला कहा गया है कि ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी है कि डू यू वांट कॉमन सिविल कोड और डू यू वांट अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। तो इस बात की ये बहुत गौर करने की एक क्वेश्चन है ये। तो पहले तो मैं टिप्पणी दे चुकी हूँ कि द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इनकम्प्लीट। ओके, एक सिंबॉलिक दिख रहा है, वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बराबर नहीं है। लेकिन अभी इस पॉइंट पे आ जाइए तो एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक गलती जो होते आ रही है, 1937 की जो शरीयत मुस्लिम पर्सनल एक्ट है उसकी रूल्स आज तक नहीं बनी है। सेक्शन 4 के मुताबिक उसके रूल्स एवरी स्टेट गवर्नमेंट में बनाना चाहिए। उसके रूल्स क्यों नहीं बनाए? ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ना गवर्नमेंट के आदेश है। दूसरी बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमेशा कहती जाती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हमारी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो बताए बोले उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहाँ उन्होंने कोडिफाई किए हैं? उन्होंने भी नहीं कोडिफाई किए हैं। तो मेरा मसला ये है कि आज तक हम लोगों ने मुस्लिम शरीयत एक्ट 1937 के रूल्स ही नहीं बनाए। तो रूल्स बनाए पहले और देखे। और दूसरी बात ये है कि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ला रहे हैं तो जो भी हमको साउंड प्रिंसिपल्स इस्लाम में मिले, क्या वो पूरे इनकॉर्पोरेट पूरे भारत को उसका फायदा मिलेगा? क्या मेहर का फायदा पूरों को मिलेगा? प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे? डाउरी से निजात मिलेगी? क्या ये सब होगा? कैस्ट डिफरेंसेस क्या निकल जाएंगे? इंटरकास्ट डिफरेंसेस नहीं रहेंगे? तो क्या सब होगा? ये सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे इस्लाम के पूरे भारत को? ठीक, जो बातें आप कह रही हैं लुबना, बात आपकी सही है। और सवाल ये भी है कि जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, लॉ कमीशन सवाल क्या पूछ रहा है, जब आप उस पर अपनी राय ही नहीं देंगे, उस पर रायशुमारी पूरी हो ही नहीं पाएगी, तो फिर मसौदा भी कैसे तैयार होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या आने वाला है? और उस पर राय देने से पहले, उसके सवालों को पढ़ने से पहले, उसका मसौदा तैयार होने से पहले ये कैसे मान लिया गया कि सीधे सीधे तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड वो इस्लाम पर हमला है, वो शरिया पर हमला है, सरकार शरिया में दखल देना चाहती है?